अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का फोर्थ लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं और आज का हमारा टॉपिक है फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड। सबसे पहले आज के लेक्चर पे एक नज़र कि आज जिन एरियाज़ को हमने कवर करना है, सबसे पहले इस टॉपिक का इंट्रोडक्शन थोड़ा सा हम जो है वो देखेंगे। उसके बाद इसकी डेरिवेशन करेंगे। जब कोई चार्ज किसी मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो इसके ऊपर फोर्स एक्ट करती है, इसका फार्मूला हमने ड्राइव करना है। उसके बाद फोर्स की डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए हमने रूल देखने हैं और फिर मिनिमम एंड मैक्सिमम फोर्स को हमने देखना है और लास्ट में फोर्स फॉर ऑपोजिट चार्जेस। इंट्रोडक्शन, जैसा कि इससे प्रीवियस हमारा जो था लेक्चर वो लेक्चर नंबर 1 बल्कि उसमें हमने इस चीज़ को देखा था कि जब कोई भी करंट कैरिंग रॉड किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया जाता है तो उसके ऊपर एक फोर्स एक्ट करती है। अब ये इस फोर्स की वजह से ये अपनी प्लेस से हट जाता है। अब उसके पीछे हमने रीज़न क्या देखी थी, असल में है क्या कि उस रॉड में जब करंट फ्लो करता है तो उसकी अपनी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है, उसकी मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरेक्ट करती है। अब असल में अगर हम इसकी जो है वो डिटेल स्टडी देखें तो जो करंट है दैट इज़ द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस फ्लो कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि जो पूरे रॉड पे करंट है वो असल में चार्जेस के फ्लो की वजह से है। तो जो फोर्स एक्ट कर रही है वो असल में इंडिविजुअल चार्जेस के ऊपर फोर्स एक्ट कर रही है जो कि कलेक्टिवली उस रॉड को मूव करवा रही है। तो अब हम कोई भी करंट कैरिंग रॉड होगा हमारे पास, उस पे जो यूनिट चार्ज है एक चार्ज पे कितनी फोर्स एक्ट करेगी उसके लिए हम रिलेशन फाइंड करना चाह रहे हैं और इस रिलेशन को हम जनरलाइज कर लेंगे। कोई भी हमारे पास चार्ज हो वो अगर उसका हमें चार्ज पता हो, उसकी वेलोसिटी हमें पता हो, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड पता हो, उसके ऊपर फोर्स क्या एक्ट करेगी उसके लिए हमने रिलेशन ड्राइव करना है। तो यहाँ पे मैं फिर एक दफ़ा इस चीज़ को एक्सप्लेन करूँ, जब भी कोई चार्ज पार्टिकल एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेगा तो इसके ऊपर फोर्स एक्ट करेगी। और ये यहाँ पे डायग्राम में भी देखा जा सकता है। कोई रीजन है हमारे पास, उसमें मैग्नेटिक फील्ड इनटू द बोर्ड है, इनटू द पेपर है, और ये क्रॉस कन्वेंशन इससे पहले हमने देख लिया था। डॉट कन्वेंशन आउट ऑफ द प्लेन थी और क्रॉस कन्वेंशन इनटू द प्लेन थी। ये अल्फ़ा पार्टिकल है, ये पॉजिटिवली चार्ज होता है, ये इसमें मैग्नेटिक फील्ड में एंटर हो रहा है और ये अपने पास से हट जाता है, ये डिफ्लेक्ट हो रहा है। क्यों डिफ्लेक्ट हो रहा है? क्योंकि इसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स एक्ट कर रही है। इसका रिलेशन हमारे पास है F इक्वल्स टू क्यू इंटू वी क्रॉस बी, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड का क्रॉस प्रोडक्ट है, जिसको हम चार्ज के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास फोर्स आ जाएगी। और ये मैग्नीट्यूड है जो फोर्स का, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज के, इसकी वेलोसिटी के, मैग्नेटिक फील्ड के और इनके आपस में एंगल के। खैर ये जब रिलेशन हम ड्राइव करेंगे तो तब हमारे पास ये ज़्यादा डिटेल में इसकी इंफॉर्मेशन आएगी। तो हम डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। हम कंसिडर कर रहे हैं जी हमारे पास एक वायर है, उसका कोई पोर्शन हम कंसिडर कर रहे हैं जो कि लेंथ L है उस पोर्शन की, उसमें करंट I फ्लो कर रहा है और इसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस कर दिया गया है जिसकी स्ट्रेंथ B है। अब यहाँ पे हम एक और कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, न्यू कांस्टेंट है हमारे पास। इससे पहले हमने सोलिनॉइड में इंट्रोड्यूस था करवाया, दैट वाज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ स्मॉल n। यहाँ पे हम स्मॉल n को इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स पर यूनिट वॉल्यूम। कोई भी वायर होगी हमारे पास, उसका हमें वॉल्यूम पता हो तो उस में नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स कितने हैं, उन चार्ज कैरियर्स को अगर वॉल्यूम के साथ डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स पर यूनिट वॉल्यूम आ जाएंगे। ये असल में किस चीज़ की कैलकुलेशन है? ये नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स पर यूनिट वॉल्यूम ये हमें चार्जेस की डिस्ट्रीब्यूशन बता रहा है कि जब किसी वायर में से स्टेडी करंट फ्लो करता है तो थ्रू आउट अक्रॉस दैट वायर नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स किसी भी पोर्शन में सेम रहते हैं, तो उनकी जो वो डिस्ट्रीब्यूशन है दैट इज़ इवन। और जो चार्ज कैरियर्स हैं इनकी वेलोसिटी v है। ये हमारे पास डायग्राम भी सामने आ रही है, इसमें हम देख सकते हैं कि ये चार्जेस मूव कर रहे हैं, इसमें वेलोसिटी v है, करंट I है जी, लेंथ इस पोर्शन की L है और एरिया इसका कैपिटल है। अब हम ज़रा डाटा अपने पास राइट कर लें।
इस वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया कैपिटल ए है, इस वायर का जो हमारे पास वॉल्यूम आएगा दैट इज़ ए एल, क्योंकि वॉल्यूम इक्वल्स टू एरिया इनटू लेंथ, ये हमारे पास है फार्मूला पहले। तो लेंथ इस पोर्शन की हमने एल कंसिडर की है और वॉल्यूम इसका हो गया जी ए एल। ये आपने याद रखना है क्योंकि इसी वॉल्यूम को हमने आगे यूज़ भी करना है। करंट जो इसमें फ़्लो कर रहा है दैट इज़ आई, और एक चार्ज कैरियर पे, अब इसमें नंबर ऑफ़ चार्ज कैरियर कितने वी डोंट नो, एक चार्ज कैरियर पे जो चार्ज है दैट इज़ क्यू, और टोटल नंबर ऑफ चार्ज कैरियर दैट इज़ एन इक्वल्स टू एन स्मॉल एन कैपिटल एन नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स हैं जो इस पूरे वायर में एल लेंथ जो इस जो वायर की है, ए इसका एरिया है, मतलब वी वॉल्यूम जो कि ए एल के इक्वल है। ए एल वॉल्यूम में नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स कितने हैं, स्मॉल एन इंटू ए एल। स्मॉल एन है हमारे पास नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स पर यूनिट वॉल्यूम, इसको जब वॉल्यूम के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास कैपिटल एन आ जाएगा, दैट इज़ द नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स इन दिस सेगमेंट। और ये आपने याद रखना है स्मॉल एन इंटू ए एल, ये नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स हैं हमारे पास। अब फोर्स जो इस पोर्शन के ऊपर होगी ये हमारे पास इससे पहले रिलेशन आ चुका है, दैट इज़ इक्वल्स टू एफ इन इक्वल्स टू आई इंटू एल क्रॉस बी। और करंट के लिए हम यहाँ पे एफ एल यहाँ पे हम जो है वो राइट कर रहे हैं, ये पूरे लेंथ एल पोर्शन के ऊपर फोर्स है, और करंट इक्वल्स टू रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस डेल क्यू ओवर डेल टी। अब टोटल चार्ज कितने हैं हमारे पास जो फ्लो कर रहा है दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ चार्जेस मल्टीप्लाई बाय चार्ज ऑन सिंगल चार्ज। एक चार्ज पे कितना चार्ज है चार्ज कैरियर पे, और फिर नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स कितने हैं, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल चार्ज जो फ्लो कर रहा है वो हमारे पास आ जाएगा। नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स हम इससे पहले राइट कर चुके हैं, दैट इज स्मॉल एन ए एल, और एक चार्ज कैरियर पे चार्ज दैट इज स्मॉल क्यू, तो एन ए एल क्यू ये हमारे पास है जी टोटल चार्ज। और टाइम के लिए जब हम फार्मूला लिखेंगे तो चार्ज कैरियर की वेलोसिटी जो होगी ये लेंथ को हम वेलोसिटी के साथ डिवाइड कर देंगे तो यहाँ से हमारे पास टाइम आ जाएगा कि कितना टाइम लग रहा है इस लेंथ एल में ट्रैवल करने के लिए। तो एस इज इक्वल टू वी टी ये फार्मूला हमने यूज़ किया है, तो डेल्टा टी इक्वल्स टू लेंथ ओवर वी। ये दोनों की वैल्यू डेल क्यू और डेल टी करंट में हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो करंट हमारे पास आ जाएगा आई इक्वल्स टू एन ए एल क्यू डिवाइडेड बाय एल ओवर वी। तो यहाँ से एल कैंसल आउट हो जाएगा और हमारे पास करंट के लिए फार्मूला आ जाएगा स्मॉल एन ए क्यू इंटू वी। ये नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स मल्टीप्लाई बाय एरिया मल्टीप्लाई बाय चार्ज ऑन सिंगल चार्ज कैरियर मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स। तो ये करंट का फार्मूला आ चुका है जी। इसको अब हमने इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट करना है, और ये सब्स्टिट्यूट करने के बाद जो हमारे पास आ रहा है फार्मूला दैट इज़ एफ एल इक्वल्स टू एन ए एल क्यू वी इंटू एल क्रॉस बी। अब ये करंट को हम सब्स्टिट्यूट कर चुके हैं इसमें। अब हमने क्या करना है जी, अब यहाँ पे हमने लेंथ को, अब असल में लेंथ की बजाय हम चार्ज की जो वेलोसिटी है इसकी टर्म में फाइंड करना चाह रहे हैं, क्योंकि ये तो इस वायर के लिए हम फार्मूला हमारे पास आ गया, लेकिन इसके अलावा कोई भी फ्री चार्ज हो अगर हमारे पास किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है तो उसके ऊपर फोर्स कितनी एक्ट कर रही है, तो वहाँ पे वायर लाजमी को वहाँ पे वायर होगी। तो हम किसी भी चार्ज के लिए फाइंड करना चाह रहे हैं तो हम इस फार्मूला को वेलोसिटी की टर्म में लिखेंगे। अब लेंथ एल जो हमारे पास वेक्टर था इसको हमने इसके मैग्नीट्यूड और एल यूनिट वेक्टर की फॉर्म में राइट कर दिया है। एल वेक्टर इक्वल्स टू एल मैग्नीट्यूड इंटू एल यूनिट वेक्टर। अब एक चीज़ को हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं वो ये कि एल यूनिट वेक्टर और वी यूनिट वेक्टर ये दोनों सेम है, इक्वल वेक्टर्स हैं। अब इक्वल वेक्टर्स की हमारे पास क्या डेफिनेशन थी, दो वेक्टर्स इक्वल होंगे अगर उनके मैग्नीट्यूड भी सेम हो और उनकी डायरेक्शन भी सेम हो। अब एल यूनिट वेक्टर लेंथ का यूनिट वेक्टर और वेलोसिटी का यूनिट वेक्टर दोनों की डायरेक्शन सेम है और इनका यूनिट भी 1 है क्योंकि ये यूनिट वेक्टर्स हैं।
तो हम फिर एल यूनिट वेक्टर की बजाय वी यूनिट वेक्टर राइट कर सकते हैं। तो फोर्स हमारे पास आ जाएगी एफ एल इक्वल्स टू एन ए एल क्यू वी इंटू एल वी यूनिट वेक्टर क्रॉस बी। अब यहाँ से एल मैग्नीट्यूड को हम बाहर ले आएंगे और वी जो मैग्नीट्यूड है वेलोसिटी का इसको ब्रैकेट के अंदर ले जाएंगे, और ये हमें पता है कि वेलोसिटी वेक्टर विल बी इक्वल टू वी मैग्नीट्यूड इंटू वी यूनिट वेक्टर। ये किसी भी वेक्टर को हम मैग्नीट्यूड और उसके यूनिट वेक्टर की फॉर्म में राइट कर सकते हैं। तो यहाँ से फार्मूला हमारे पास क्या बनेगा, एफ एल इक्वल्स टू एन ए एल क्यू इंटू वी क्रॉस बी। अब ये देखें कि हमने क्या किया है इसमें, हमने ये जो हमने 2-3 स्टेप्स किए हैं इसमें हमने एक छोटा सा काम किया है। हमने लेंथ वेक्टर को बाहर ले हैं और वी वेक्टर को अंदर ले चुके हैं। असल में हमने वी जो वेलोसिटी थी ये सिर्फ हमारे पास स्पीड थी उस वक्त, अब इसको हम वेक्टर में ट्रांसफॉर्म कर चुके हैं, क्योंकि जिस तरह मैंने इससे पहले भी बात की कि ये ज़्यादा बेटर हमारे पास एक फार्मूला होगा अगर हम इस रिलेशन को चार्ज की वेलोसिटी की फॉर्म में लिखेंगे, क्योंकि हमारे पास जो मोस्टली केसेस में चार्जेस की वेलोसिटी होगी, लेंथ पोर्शन हमारे पास नहीं होगी। अब ये टोटल वायर के ऊपर फोर्स हमारे पास आ चुकी है। अब हम सिर्फ एक चार्ज कैरियर पे फोर्स फाइंड करना चाह रहे हैं, तो अब हम एक चार्ज क्या करेंगे, हम इस टोटल फोर्स को नंबर ऑफ चार्ज कैरियर के साथ डिवाइड कर देंगे, जो कि हमारे पास हैं जी NaL। तो टोटल फोर्स को हमने नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स के साथ डिवाइड कर देना है, तो हमारे पास एक चार्ज कैरियर के ऊपर फोर्स आ जाएगी F इक्वल्स टू एफ एल डिवाइडेड बाय NaL। तो यहाँ से जब हमने अबव इक्वेशन को NaL के साथ डिवाइड कर दिया तो सिंगल चार्ज कैरियर के लिए जो फोर्स आ चुकी है दैट इज़ F वेक्टर इक्वल्स टू Q इंटू वी क्रॉस बी। तो ये रिलेशन जो हमने इससे पहले इंट्रोडक्शन में राइट किया था वो हमारे पास अब फार्मूला उसका आ चुका है। डायरेक्शन ऑफ फोर्स की सिमत हमने फाइंड करनी है, तो इसके लिए भी हमारे पास 2-3 रूल्स हैं जिसके थ्रू हम फोर्स की डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं। तो फोर्स वेक्टर है, इस फार्मूला का जब ओपन करेंगे दैट विल बी इक्वल्स टू क्यू वी बी साइन थीटा एन यूनिट वेक्टर। एन यूनिट वेक्टर ये नॉर्मल होगा, वी और बी जिस प्लेन में लाई करेंगे उन दोनों के प्लेन के नॉर्मल पे। अब वेक्टर प्रोडक्ट का जो राइट हैंड रूल था उससे भी फाइंड कर सकते हैं कि हम वी और बी की टेल्स को कंसाइड करेंगे, फिर वी को बी की तरफ रोटेट करेंगे थ्रू द स्मॉलर एंगल, और फोर्स हमारी इरेक्टेड थंब की तरफ होगी। और दूसरा हम राइट हैंड रूल भी यूज़ कर सकते हैं इसके लिए। राइट हैंड रूल जो हमारे पास पाम रूल है उसको हम यूज़ किस तरह करेंगे, उसको हम यूज़ इस तरह करेंगे कि डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज नॉर्मल, ये हमें पता है जी, बोथ वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड। और इसको पाम रूल हमें बता रहा है जी कि आपने अपने राइट हैंड को स्ट्रेच इस तरह करना है कि आपका थंब अगर चार्ज की वेलोसिटी को बता रहा है, आपकी जो फिंगर्स हैं ये मैग्नेटिक फील्ड को बता रही हैं, तो आपकी पाम पे आउटवर्ड नॉर्मल जो होगा ये फोर्स की सीमत को बताएगा। मैं रिपीट कर रहा हूँ कि राइट हैंड पाम रूल यहाँ पे जब अप्लाई होगा फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज के लिए, तो ये किस तरह अप्लाई होगा, अपने राइट हैंड को आपने स्ट्रेच इस तरह करना है कि अगर आपका थंब चार्ज की वेलोसिटी को बता रहा है, आपकी जो फिंगर्स हैं ये मैग्नेटिक फील्ड को बता रही हैं, तो पाम पे आउटवर्ड जो नॉर्मल होगा ये फोर्स की डायरेक्शन को बताएगा। मिनिमम एंड मैक्सिमम फोर्स कब मिनिमम होगी कब मैक्सिमम होगी, अब फार्मूला हमारे पास है F इक्वल्स टू क्यू वी बी साइन थीटा। फोर्स मैक्सिमम होगी जब साइन थीटा मैक्सिमम होगा। अब यहाँ पे क्यू वी बी ऑब्वियसली इन तीनों पे भी डिपेंड कर रही है, लेकिन अगर इन तीनों को कांस्टेंट हम कर लें तो फिर फोर्स का हम एंगल के साथ फार्मूला देखेंगे तो फोर्स मैक्सिमम होगी। एक कांस्टेंट एक चार्ज है हमारे पास, उसकी कोई ख़ास वेलोसिटी और एक मैग्नेटिक फील्ड है, उसके लिए हम फोर्स मैक्सिमम और मिनिमम देखना चाह रहे हैं। तो फोर्स मैक्सिमम होगी कि जब साइन थीटा
1 के इक्वल होगा, जिसका मतलब है कि थीटा 90 डिग्री के इक्वल होगा। जिसका मतलब है कि जब चार्ज कैरियर मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूव करेगा उस वक्त उस पर लगने वाली फोर्स मैक्सिमम होगी। और इसको हम राइट कर सकते हैं F इक्वल्स टू क्यू वी बी साइन 90 इक्वल्स टू क्यू वी बी मैक्सिमम फोर्स है, और चार्ज ज़्यादा होगा तो फोर्स भी ज़्यादा, वेलोसिटी इंक्रीज़ होगी तब भी फोर्स ज़्यादा, मैग्नेटिक फील्ड अगर जो है वो ज़्यादा होगी तब भी फोर्स हमारे पास इंक्रीज़ होगी। अब यहाँ पे मैं इसलिए इन तीनों को शामिल नहीं कर रहा था क्योंकि इसकी कोई लिमिट नहीं है, कितना चार्ज आ जाए, कितनी वेलोसिटी आ जाए, कितनी हमारे पास फील्ड आ जाए, तो इसके लिए हमारे पास अप्रॉक्सीमेशन तो कुछ नहीं ले सकते। तो खैर इन ये 3 फैक्टर्स फोर्स को कंट्रोल कर रहे हैं। मिनिमम फोर्स मिनिमम होगी 3 केसेस में। मिनिमम का मतलब है कि फोर्स एक्ट ही नहीं करेगी, या तो मैग्नेटिक फील्ड ही ज़ीरो है, मैग्नेटिक फील्ड ज़ीरो है तो फोर्स एक्ट नहीं करेगी। वेलोसिटी ज़ीरो है, चार्ज तो है लेकिन वो मैग्नेटिक फील्ड में स्टेशनरी है, मूव ही नहीं कर रहा, आपने होल्ड किया हुआ है, तब भी उसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स एक्ट नहीं करेगी। थर्ड केस है जी कि या तो थीटा 0 डिग्री हो या 180 डिग्री हो। थर्ड ये भी केस पॉसिबल है कि चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल या एंटी पैरेलल मूव कर रहा हो, उस केस में भी उसके ऊपर फोर्स एक्ट नहीं करेगी। और फार्मूला हम क्या लिखेंगे इस केस में, F इक्वल्स टू क्यू वी बी साइन 0 इक्वल्स टू क्यू वी बी साइन 180 इक्वल्स टू 0, क्योंकि साइन 0 और साइन 180 दोनों 0 के इक्वल हैं, तो इस केस में फोर्स 0 के इक्वल आएगी, जिसको हम बोलेंगे मिनिमम फोर्स फॉर ऑपोजिट चार्जेस। अब जिस तरह इससे पहले फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर में हमने बात की थी कि फोर्स की डायरेक्शन चेंज हो जाती है अगर करंट की डायरेक्शन चेंज हो जाए। इसी तरह यहाँ पे चार्ज कैरियर के ऊपर लगने वाली फोर्स की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी अगर चार्ज की नेचर चेंज हो जाए। तो ऑपोजिट चार्जेस के लिए फोर्स की डायरेक्शन भी ऑपोजिट होगी। फॉर एग्जांपल कोई अगर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड में अपवर्ड को डिफ्लेक्ट हो जाता है तो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल डाउनवर्ड डिफ्लेक्ट हो जाएगा। सेम मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज अगर ऑपोजिट हो जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी ऑपोजिट हो जाएगी। तो ये डायग्राम में भी देखा जा सकता है, एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है, दोनों चार्ज सेम मैग्नेटिक फील्ड में एंटर हो रहे हैं और मैग्नेटिक फील्ड दोनों पे परपेंडिकुलर है, इनटू द प्लेन है, और एक चार्ज अपवर्ड जा रहा है दूसरा चार्ज डाउनवर्ड आ रहा है, तो फोर्स की नेचर भी ऑपोजिट है। तो पॉजिटिव चार्ज के लिए हम फार्मूला अगर राइट करना चाहें तो हम लिखेंगे F इक्वल्स टू क्यू वी बी साइन थीटा n यूनिट वेक्टर, और नेगेटिव चार्ज के लिए अगर हम इसे राइट करेंगे तो F इक्वल्स टू माइनस क्यू वी बी साइन थीटा n यूनिट वेक्टर। माइनस साइन यहाँ पे ये बताएगा कि फोर्स ऑपोजिटली डायरेक्टेड है। उम्मीद है कि ये लेक्चर आपने अंडरस्टैंड कर लिया होगा। इंशाल्लाह इस सीरीज़ को आगे कंटिन्यू रखेंगे। टिल देन वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।